हेलो एवरीवन। आज जो हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि एक्चुअली में जो हमारा मैनेजमेंट है वो है क्या, मैनेजमेंट क्या साइंस है, मैनेजमेंट क्या आर्ट है, मैनेजमेंट या प्रोफेशन है, एक्चुअली में ये है क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। अगर मैनेजमेंट क्या हो, साइंस हो, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली साइंस है क्या। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस क्या एक थ्योरी है जिसको हमने क्या करा, प्रैक्टिकली अप्लाई करा। और प्रैक्टिकली अप्लाई करने पे जब हमारे रिजल्ट क्या आते हैं, सेम आते हैं, हमें रिजल्ट सेम मिलता है, तो एक वो क्या बन जाता है, साइंस की थ्योरी बन जाती है। जब क्या होता है, हमने किसी भी चीज को, एक्सपेरिमेंट को बार बार अप्लाई कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन क्या आ रहा है, हर बार हर एक सिचुएशन में डाल के सेम आ रहा है, तो साइंस की थ्योरी बनती है और हम उसको इन फ्यूचर कभी भी चेंज नहीं कर पाते, चाहे कितनी भी मॉडिफिकेशन की जरूरत हो। अगर हम बात करें लॉ ऑफ ग्रेविटी की, कि हम अगर किसी भी चीज को ऊपर से नीचे घेरते हैं तो वो क्या आएगी, नीचे ही आएगी। आती है नहीं आती है, तो फिर हमने उसमें कोई हमने चेंज नहीं लेके आया, कोई अनदर लॉ ऑफ ग्रेविटी बना ही नहीं। ऐसे ही हम किसको कंपेयर करेंगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से। सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं हर एक सिचुएशन पे, हर एक टाइम, हर एक जगह पे अप्लाई हो जाते हैं। चाहे हम उसको कितने भी बजे, कितने भी मिनट तक उसको अप्लाई करें, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अगर हम अपने एप्पल को 4th बिल्डिंग से फेंके या 27th फ्लोर से फेंके, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम ही आएगा। जो हमारा एप्पल है वो ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। तो ऐसे ही हम किससे बात करते हैं, अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से। अगर हम अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। चाहे वो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, चाहे वो हम नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैम कैसे, अगर हम अपने डिवीजन ऑफ वर्क, आपने 12th क्लास में देखा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि हम अपने टोटल वर्क को छोटे 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 पार्ट्स में अगर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो जो और उसको क्या करें, उस हर पर्सन की स्किल्स के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बांट दें, तो उस पर्सन में क्या होती है, स्पेशलाइजेशन आएगी। और वो हम इससे हमारे होने वाला फायदा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम होगी और हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे एट अ मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम। और अगर हम इस प्रिंसिपल को क्या करते, अप्लाई करते हैं, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो क्लब्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे कंपनीज हो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। तो ये साइंस का जो कैरेक्टरिस्टिक है हमें कहाँ मिलता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड वन की, दैट इज एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट बोलता है कि जो हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को क्या करा, बनाया है। यस, पहले हम लेते हैं साइंस के प्रिंसिपल। जो हमारे साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं, जब हमने उनको बार बार हर एक चीज पे क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, कि अगर हम इतनी क्वांटिटी ले तो ये रिजल्ट मिलेगा, इतनी क्वांटिटी ले तो ये रिजल्ट बनेगा। जब उसका रिजल्ट क्या आया, हर बार सेम आया। जब हमने उस चीज की ऑब्जर्वेशन करी कई टाइम तक, जब रिजल्ट उसका सेम आया, तब एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स निकल के आया। ऐसे ही क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, जब हमने उनको ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, बार बार हर एक पर्सन पे अप्लाई करा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करा, और तब जाम के हमने यूनिटी ऑफ कमांड बनाया, डिवीजन ऑफ वर्क बनाया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बनाया। ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया गया। ये पॉइंट क्या बोलता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर ड्राइव्ड थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्चिंग। ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या करा, इसमें डीपली रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया है, और जब आंसर क्या आया, हमें रिजल्ट बार बार सेम देखने को मिला, तब एक साइंटिफिक प्रिंसिपल डिराइव हुआ। दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक। ये नहीं है कि उनको सपना आया और ये प्रिंसिपल बन के तैयार हो गया, नहीं, उन्होंने क्या करा, इसमें एक लॉजिक बेस्ड है कि अगर हम किसी चीज की इतनी क्वांटिटी ले तो हमें रिजल्ट ये मिल के आएगा। Management principles are also based on scientific inquiry and observation, not only the opinion of Henry Ford। इन्होंने बोला कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, ऑब्जर्वेशन। ये नहीं कि जो हमारे हेनरी फ्योल थे या हमारे
फ्रेडरिक विंस्लो टेलर थे, उन्होंने एक रात को सपना आया और वो ओवरनाइट क्या हो गए, बन के तैयार हो गए। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने जब इन चीज़ों को अलग-अलग चीज़ पे अप्लाई करा, हर एक सिचुएशन में अप्लाई करा, अलग-अलग ह्यूमन बीइंग्स में टेस्ट करा और जब रिजल्ट हमें क्या मिला, सेम देखने को मिला, तब ये प्रिंसिपल्स डिराइव्ड हुए हैं। They have been developed through experiments and practical experience of large number of managers. क्या करा हमने इनको मैनेजर्स पे एक्सपेरिमेंट किया है. इट इज ऑब्जर्व दैट फेयर नंबरेशन टू पर्सन हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स. क्या बोलता है हमारा एक प्रिंसिपल है रेम्युनरेशन, वो बोलता है कि हमें हर एक एम्प्लॉय को उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन प्रोवाइड करना है, जिसका रिजल्ट हमें ये मिला कि अगर हम उसकी काम के अकॉर्डिंग, जितना काम वो करता है टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्या दे, सैलरी प्रोवाइड करे, वेजेस प्रोवाइड करे, तो वो अपना 100% टाइम क्या करेगा, डिवोट करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, 100% एफर्ट्स लगाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. अब हम बात करें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. पहले हम इसको समझेंगे कि होता क्या है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. क्या है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये पॉइंट बोलता है कि भाई अगर मैं किसी प्रिंसिपल को जिस सिचुएशन में अप्लाई करता हूं तो मुझे पता है उसका रिजल्ट क्या आएगा. आपको समझ में हम इसको इजीली बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा. 100% गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि क्या हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका नेचर टाइम टू टाइम क्या करता है, चेंज होता है और हर एक पर्सन क्या होता है अपने आप में अलग होता है. हम 60 to 70% गारंटी दे सकते हैं कि हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा. अगर मैं बात करूं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा एक प्रिंसिपल है दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो बोलता है कि जो हमारी अथॉरिटी है और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका बैलेंस होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर इनमें से एक भी चीज की कमी मिलेगी तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर पाएंगे. तो इसका ऑब्वियस रीजन है कि हम कुछ हद तक ये एस्टिमेट कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा. अगर मैं बात करूं यूनिटी ऑफ कमांड की, यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि हर एक एम्प्लॉय को एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए. क्या बोलता है, हर एक एम्प्लॉय को एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए. अगर मल्टीपल बॉसेस होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें पता है रिजल्ट क्या होगा, कंफ्यूजन अराइज होगी ही होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दैट इज टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी का भी सेम ऊपर वाले से थोड़ा मिलता जुलता है. ये बोलता है कि हम किसी भी प्रिंसिपल को कितनी भी बार अप्लाई कर ले, मतलब कि हम किसी भी चीज को, जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल है चाहे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, हम कितनी भी बार उसको क्या कर ले, अप्लाई कर ले, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा और हम कुछ हद तक उसके रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बोलता है validity of scientific principles can be tested at any time or any number of time, that is they stand the time of test. ये उनका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें हर टाइम सेम देखने को मिलेगा. Each time this test will give same result, obvious सी बात है. Moreover, future events can be predicted with reasonable accuracy by giving scientific principles. क्या बोलता है, हम रीजनेबल 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते. इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बींग्स का नेचर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. इसलिए हम उसमें 100% मतलब रीजनेबल बोलता है कि हम 60 to 70, 70 to 80 बता सकते हैं, इस हद तक बता सकते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा. जैसे मैंने ऊपर वाले में भी एग्जांपल आपको दिया कि भाई हम दो जनों को कंपेयर करके कि एक सिंगल बॉस है और दो बॉस से किसी को ऑर्डर मिल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले की जो परफॉर्मेंस होगी हमेशा ज्यादा होगी. अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट अगर आर्ट है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में मैनेजमेंट आर्ट होता क्या है. अगर हम बात करें आर्ट की
आर्ट बोलता है कि अगर एक पर्सन के पास स्किल्स है, अपनी क्या है, स्किल्स है, तो वो क्या करेगा, अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस के थ्रू और क्रिएटिविटी के थ्रू अपने गोल को क्या करेगा, अचीव करेगा। क्रिएटिविटी मतलब कि जो उसके पास कला है उसको कैसे वो अलग अलग तरीकों से क्या करेगा, अपने कला को दिखाएगा। और वो कैसे हो सकता है, जब वो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करे। अब हम इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक किससे कंपेयर करते हैं, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक से। सबसे पहला है प्रैक्टिकल नॉलेज। आर्ट बोलता है कि हर एक पर्सन के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी जरूरी है। अगर हम बात करें अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की, दैट इज सीए, सीएस, सीएमए, हमें इसमें 2 से 2.5 साल क्या-क्या कराया जाता है? थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, पर एक ऐसा पीरियड भी आता है हमें जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जहाँ पे हमें अब थ्योरी जो हमने गेन करी है, हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हैंडल करते हैं, वो भी करना होता है। तो ऐसे ही आर्ट भी बोलता है कि हमें क्या करना है, हमने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की जो थ्योरी गेन करी है, अब हमें उन्हें अलग-अलग सिचुएशंस में अप्लाई करना है, जिससे कि हम उसमें क्या कर सके, रियल सिचुएशन को फेस कर सके कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या-क्या देखने को मिलते हैं, क्या-क्या सिचुएशन से, क्या-क्या प्रॉब्लम से हमें फेस आउट करना पड़ता है। लिखा है यहाँ पे, एवरी आर्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल नॉलेज, देयरफॉर लर्निंग और थ्योरी इज नॉट सफिशिएंट। थ्योरी जरूरी तो है पर सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने टैक्स की पूरा पढ़ रखा है, पर आपको क्या है, नॉलेज नहीं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे इनकम टैक्स फाइल करते हैं, कैसे जीएसटी फाइल करते हैं, क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड करते हैं। It is very important to know practical application of theoretical principle। हर एक प्रिंसिपल का क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने उनको किसी पर्सनल सिचुएशन में अप्लाई कर चुकी हूँ। अ मैनेजर एग्जांपल है, अ मैनेजर कैन नेवर बी सक्सेसफुल जस्ट बाय ऑब्टेनिंग डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पर्सन अगर उसके पास डिप्लोमा है, अगर एक सीएमए है या सीएस है, उसके पास डिग्री है पर उसके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका कोई भी स्कोप नहीं है इन फ्यूचर, कि उसको वर्क नहीं आता है, उसको इनकम टैक्स फाइल करना नहीं आता है, उसको ऑडिट करना नहीं आता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, दैट इज पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल बोल पर्सनल एप्लीकेशन बोलता है कि हर किसी के पास थोड़ी होती है, हर किसी के पास जो बेस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, पर क्या मैटर करता है कि वो अपनी नॉलेज को कैसे दूसरों से अलग कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है, सेम थ्योरी उन्होंने गेन करी है सारेगामापा, और पर उन्होंने क्या करा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अपनी वॉइस बनाई है और आजकल उनकी डिमांड चल रही है। उन्होंने क्या करा, जो उनके पास स्किल्स है उन्होंने उसमें कुछ नई खोजा, कुछ इनोवेट किया और अपने आप को दूसरों से निकल के आने की कोशिश करी, और यही लोग इन फ्यूचर क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एवरी मैनेजर हैज ओन वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी। ऑब्वियस सी बात है, हर एक पर्सन क्या होता है, मैनेजर अलग होता है, तो उसको किसी भी चीज से डील करना क्या अलग अलग होता है। नॉलेज उसके पास अलग होगी, एक्सपीरियंस अलग होगा, पर्सनैलिटी डेवलप्ड होगा, जिससे कि वो निकल के आएगा एक गुड मैनेजर। जैसे आपने सुना होगा, आदित्य बिरला एंड राहुल बजाज वन ऑफ द ग्रेट मैनेजर्स में से आते हैं। और जो जितने भी मैनेजर्स हैं हम उन लोगों को जानते ही नहीं, पर वो क्या कर रहे हैं, एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, जैसे एज कंपेयर टू आदित्य बिरला एंड राहुल बजाज। अब हम बात करते हैं, दैट इज क्रिएटिविटी। किसकी बात करते हैं, क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी बोलता है कि आपको जो आपके स्किल्स प्रोवाइड है, जो आपको स्किल्स आपके पास है, उसको आप कैसी क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई करोगे, जिससे कि आप दूसरों से अलग निकल के आओ, दूसरों से अलग निकल के आओ। ऊपर वाला पॉइंट बोलता था कि जो आपको स्किल्स दी गई हैं, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, अपना एक अलग स्टाइल बनाना है। और यहाँ पे बोल रहा है आपको उसको क्रिएटिविटी के साथ लोगों को
दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिंगर की बात करें, दैट इज नेहा कक्कर। जो नेहा कक्कर है वो शुरू शुरू में जो आपने उनका पास देखा होगा, वो एक जागरण में सॉन्ग्स गाती थी माता रानी के। पर अगर आप आजकल देखो, वो अलग अलग वॉइस से बॉलीवुड में छाई हुई है। क्यों? क्योंकि उनका एक अपना स्टाइल है, वो हर एक वॉइस से गाना गा लेती है, चाहे वो लव वॉइस हो, चाहे वो एंग्री वॉइस हो, चाहे किसी भी वॉइस में आप देखोगे अलग अलग वॉइस से वो गाना गा सकती है। इसलिए वो आजकल मार्केट में ट्रेंड कर रही है, और उनके बिना बॉलीवुड का एक भी मूवी निकलती नहीं है। दैट क्या उनके बीच में, उनके अंदर क्या एक क्रिएटिविटी है, वो अपने अंदर क्रिएटिविटी करती रहती है कि कैसे वो अपने आप को दूसरे सिंगर से हट के निकाल पाए, और वही इंसान ग्रोथ कर सकता है कहीं पे भी। नेक्स्ट वन इज परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। ऑब्वियस सी बात है, आप तभी किसी चीज में परफेक्ट हो सकते हो जब आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। अगर मैं बात करूं, आप 80 टू 85 या 90 मार्क्स लेके आ सकते हो अपने सीएमए एग्जाम में। ऐसे नहीं कि आप एग्जाम से एक दिन पढ़ो, आप तब लेके आ सकते हो जब आप रेगुलर बेसिस पे अपना टाइम डिवोट करो टुवर्ड्स दी पेपर नंबर 1। आप रेगुलर बेसिस पे उसको लिख के पढ़ के याद करने की कोशिश करो। इससे आप क्या कर पाओगे, इजीली स्कोर या इससे भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आर्ट क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है, कोई भी चीज। अगर हम बात करें अपनी पढ़ाई की, चाहे हम सिंगर प्रोफेशन म्यूजिक प्रोफेशन की बात करें, चाहे हम डांस प्रोफेशन की बात करें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप अपनी स्किल्स में कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, कभी भी बेटर नहीं कर पाओगे। फिफ्थ वन इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड बोलता है हर एक आर्ट का कोई ना कोई गोल होता है। जैसे जो डांसर होता है उसका होता है कि मैं एक अच्छा डांसर निकल के आऊं, एक अच्छे गानों को कोरियोग्राफ करूं। अगर मैं सिंगर की बात करूं कि मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स में गाना गाऊं। अगर एक मैं चार्टेड अकाउंटेंट की बात करूं तो उसका मतलब क्या है कि वो एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट निकल के आए। तो एवरी आर्ट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब उसका मेन एम क्या होता है, अपने कंक्रीट रिजल्ट को अचीव करना। इन द सेम मैनर मैनेजमेंट इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स accomplish और predetermined गोल। जो उसने गोल को क्या कर रखा है, डिसाइड कर रखा है, उसको अचीव करना। मैनेजर यूज वेरियस रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है, वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को अप्लाई करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर मैं बात करूं, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी और अलग अलग मेथड्स अपनाता है टू द अटेनमेंट ऑफ गोल या ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा आर्ट। पर अगर हम बात करें कि एक्चुअली में जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट दो बोथ है, तो क्या लिखा है आपको, मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट। द अबव मेंशन पॉइंट क्लियरली रिवील मतलब होता है, शो करता है दैट मैनेजमेंट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। कि हर एक फीचर जो साइंस और आर्ट का है वो हमें किसमें देखने को मिल रहा है, मैनेजमेंट में देखने को मिल रहा है। इट इज कंसिडर्ड एज अ साइंस। इसको साइंस इसलिए कहा जाता है, इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कंटेन्स यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या करती है वो, उसने यूनिवर्सल ट्रूथ को होल्ड करके रखा है। मतलब कि आप जो भी प्रिंसिपल बनाते हो, हमें पता है कि हमें ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमें अगर यूनिटी ऑफ कमांड बना रखा है तो दैट मीन्स वी नो दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट। इट इज कॉल्ड एन आर्ट। इसको आर्ट इसलिए क्या है, बिकॉज मैनेजिंग रिक्वायर्स सर्टेन स्किल विच आर पर्सनल पोजेशन ऑफ मैनेजर। ऑब्वियस सी बात है, हर एक मैनेजर्स का अपनी स्किल्स है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करता है, कैसे सॉल्व करता है अंडर वेरियस सिचुएशंस। साइंस प्रोवाइड्स द नॉलेज। साइंस हमें क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है। और आर्ट क्या करता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि हम अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को कैसे यूज करें। तो हम ये कहेंगे मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अगर आपका क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, व्हाट इज मैनेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो हम लिखेंगे मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इतने मार्क्स अगर हम पॉइंट है तो पूरे के पूरे पॉइंट को हम वहां पे क्लियरली लिख के आएंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिख के आएंगे। दैट इज वाई, क्योंकि साइंस हमें क्या प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है, और आर्ट हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है कि हमें अपनी नॉलेज को कैसे यूज करना है। क्योंकि साइंस और आर्ट के सारे जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, हमें कहाँ देखने को क्लियरली शो मिल रहे हैं,
मैनेजमेंट के फीचर्स में। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, अगर हम बात करें कि एक्चुअली में प्रोफेशन होता क्या है, प्रोफेशन बोलता है कि हम जब किसी स्पेशल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज गेन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्रोफेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज गेन करूं, डेट मीन्स कि मैं क्या कर रही, डॉक्टरी कर रही हूँ, जबकि मीन्स कि मैं एक डॉक्टर के कोर्स को ऑप्ट कर रही हूँ। अगर मैं बात करूं कि मैं सीए, सीएस या सीएमए कर रही, डेट मीन्स कि मैंने एक स्पेशल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज को गेन कर रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है, प्रोफेशन, कि जब हम किसी स्पेशल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज को गेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देयर मस्ट बी अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि आपके पास प्रोफेशनल की नॉलेज गेन करने के लिए रिसोर्सेज को अवेलेबल है, कि आपको अगर क्या करने हैं, रिसोर्स अपने मैनेजमेंट की से रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है तो आपके पास क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। प्रोफेशन में भी है और हमारे पास मैनेजमेंट में भी क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मल मेथड एंड सिस्टम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग पीपल, बोलता है कि आपके पास अगर आप किसी भी प्रोफेशनल में, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, चाहे और भी कोर्सेस हैं, लॉयर हो, आपको अगर लॉ करनी है तो आप उसमें अगर जाते तो आपको पहले एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है। पर इसमें किसमें, प्रोफेशनल कोर्स में। पर हमें ये चीज किसमें देखने को नहीं मिलती है, हमारे मैनेजमेंट, अगर एक मैनेजर है उसको मैनेजर की डिग्री ऑप्ट करनी है तो उसके लिए कंपल्शन नहीं है कि अगर वो मैनेजर बनना चाहता है तो उसके लिए डिग्री ही ऑप्ट करनी पड़े, वो एक एक्सपीरियंस से भी क्या हो सकता है, मैनेजर बन सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। स्कोप फॉर क्रिएटिंग पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट फॉर दैट स्किल, अगर कोई मैनेजर है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बन जब भी जाता है तो वो क्या कर रहा है, पोस्ट क्रिएट कर रहा है, किसके लिए, अपनी स्किल्स के थ्रू एज अ कंसल्टेंट। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कंसल्टेंट जॉब कर सकता है। इसके लिए आपको कोई डिग्री, कोई इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन बाय सच कंसल्टेंट, बोलता है कि हर एक कोर्स के लिए, जैसे सीए के लिए आईसीआई, सीएमए के लिए आईसीएमएआई, अगर मैं सीएस के लिए बात करूं आईसीएसएआई, लॉयर के लिए बात करूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बनाए गए हैं। पर ऐसा इसके लिए मैनेजमेंट के लिए भी बनाया गया है, पर आपको जरूरी नहीं है कि आपको उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। ये चीजें यहाँ पे लिखी नहीं गई है, पर आपने अगर 12th क्लास की बुक पढ़ी हो तो वहां पे ये क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे आपको सीधा बताया कि प्रोफेशन एक्चुअली में है क्या, पर हमें इनको क्या करना है, प्रोफेशन के फीचर्स को कंपेयर करना है, किससे, मैनेजमेंट से। पर हमें ये चीजें देखने को नहीं मिल रही है कहीं पे भी। एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट अमंग सच प्रोफेशनल वुमेन, कि हमारे जो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वहां पे हमें रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है। हमें किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में चले जाओ वहां पे एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है कि आपको पहले सीपीटी, देन फाउंडेशन क्लियर करना है, देन आपको उसका आईपीसी लेवल, इंटर लेवल क्लियर करना है, फिर आपको ट्रेनिंग करनी है, देन आप फाइनल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर हम अभी अपने कोर्सेज की बात करें, प्रोफेशनल कोर्सेज की, पर ऐसा हमें कहाँ देखने को नहीं मिलता है, मैनेजर की पोस्ट के लिए एज अ मैनेजमेंट में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट तो बना के दिया गया है, पर आपको जरूरी नहीं है कि आपको एज अ मैनेजर वर्क करने के लिए अपने आप को इनरोल कराना पड़े, वहां पे एग्जाम देना पड़े। रेडीनेस टू द रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ मैन, मतलब कि इनका मेन एम होता है प्रोफेशनल का कि अपने क्लाइंट को क्या करना, सर्व करना। ऐसे ही हर एक मैनेजमेंट का गोल क्या होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो हमें ये कंक्लूजन देखने को मिलता है कि हमने जो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन के, हमें मैनेजमेंट के फीचर में सेटिस्फाई होते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर इन फ्यूचर ये डेवलप हो जाएंगे और हम मैनेजमेंट को एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन कह सकेंगे जब मैनेजर को क्या हो जाए, अपने आप को इनरोल कराना पड़े, उनका एक इंस्टीट्यूट हो, उनका एक बॉडी हो जहाँ पे वो क्या कर सके, अपने आपको एग्जाम देके क्लियर करवा सके, एक उनको डिग्री ऑप्ट हो सके। ये है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन।